हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक प्रैक्टिस सेशन सीरीज जिसमें हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जेनेटिक्स चैप्टर को एक और नाम से भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, बट थ्रू दी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रैक्टिस शीट यहाँ पर होगी। प्रैक्टिस शीट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे और प्लस में क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस शीट 1। प्रैक्टिस शीट 1 में जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें रहेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किया था, कितने ट्रेड्स उन्होंने चूज किया था, वहाँ पर कौन से क्रोमोसोम पर वो ट्रेड्स प्रेजेंट थे, या फिर यहाँ पे मेंडल का जो काम था वो कब पब्लिश यहाँ पर हुआ था, साइंटिस्ट के बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस शीट हमारी बेसिक यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग में जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द टर्म जेनेटिक्स वॉज क्वाइंड बाय। अब ये क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने क्वाइन की थी। अब जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में ना यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन में जैसे अभी तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे टर्म जेनेटिक्स किसने दी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है साइंटिस्ट बेस्ड। एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि एक तो नॉर्मल जेनेटिक्स के फादर, नेक्स्ट बन सकता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जैसे देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर होगा, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक आपका पैटर्न ऐसे बन सकता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, ऐसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स हमें पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पे कौन है, मेंडल। ठीक है, मेंडल यहाँ पर होंगे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो बेसिकली जो जेनेटिक्स ब्रांच है बायो की वो डिस्कवर ही किसने की थी, मेंडल ने की थी। मेंडल ही पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके पूरा जेनेटिक्स मतलब इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट आता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब जो मेंडल थे, मेंडल ने अपना काम तो किया बट उनका जो काम था वो इतना ज़्यादा मतलब वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन बाद में लेटर मेंडल का काम को जब रिकॉग्नाइज किया गया तो काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोटिस करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग टर्म्स यहाँ पे जेनेटिक्स में थी। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, फिर फादर ऑफ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यहाँ पर है। अब जैसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है और ये जो जेनेटिक्स टर्म दी थी इसके लिए एक ही साइंटिस्ट यहाँ पर, वो यहाँ पर है बेटिसन। ठीक है, तो ये बेटिसन यहाँ पर होंगी, इनको फादर ऑफ मोटर जेनेटिक्स भी बोला जाता है एंड इन्होंने ही यहाँ पे टर्म जेनेटिक्स को भी दिया था। ठीक है, अब ऐसे अगर यहाँ पर आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यहाँ पर आता है मॉर्गन। तो मॉर्गन थे जिन्होंने ड्रोसोफिला, TH मॉर्गन इनका फुल नेम यहाँ पर आता है। इन्होंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से कंसेप्ट दिया था लिंकेज का, और इसलिए इनको यहाँ पे क्या बोलता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यहाँ पर आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे बेटिसन होगा। अगर जेनेटिक्स फादर आता तो मेंडल, अगर यहाँ पर आता मॉडर्न जेनेटिक्स तो मॉर्गन नहीं तो बेटिसन यहाँ पर होता, एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आता तो यहाँ पे बनता मॉर्गन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल रीड आउट एंड प्रेजेंटेड हिज पेपर इन द सेमिनार ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। अब यहाँ पे क्या है कि मेंडल ने जब अपना काम किया, एक्चुअल में जो मेंडल का जो काम चला था वो कब चला था, वो कितने टाइम तक, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक मेंडल ने यहाँ पे क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। अब 7 ईयर्स में अब इनका जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ 7 ईयर तक, ये 63 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो भी इनका एक्सपेरिमेंट था स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, 7 ईयर कंप्लीट हुए, 1863 में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब फिर उसके बाद उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपना पूरा रिजल्ट्स वगैरह वहाँ पे बनाए, रिजल्ट्स को कंपाइल किया, कंपाइल करके फिर उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। पेपर पब्लिश उन्होंने किया था सेमिनार ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, अब ये जो पेपर पब्लिश किया इन्होंने किया था 1865, मतलब इनको यहाँ पे 2 ईयर्स यहाँ पे लगे थे अपना पूरा का पूरा काम कंपाइल करने में, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पेपर पब्लिश किया 1865। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा 1865 यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following Mendelian trait is present on 5th chromosome?
अब यहाँ पे डिफरेंट कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं। अब इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर बताना है कि इसमें से कौन सा जो मेंडेलियन ट्रेट है 5th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, मेंडल ने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर उन्होंने चूज किए थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, क्या चूज किए थे यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट यहाँ पे चूज किए थे। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट या फिर हम इसको 14 ट्रेड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, 14 ट्रेड्स को मेंडल ने यहाँ पे चूज किया। अब ये जो मेंडल ने 14 ट्रेड्स को चूज किया था, अब ये जो ट्रेड्स है ये सब कहाँ पे प्रेजेंट थे, डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, क्योंकि ट्रेड मतलब कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड हमारी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होती है। ठीक है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आता है ट्रेड। अब ट्रेड के लिए या फिर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे क्या होंगे, जीन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो जो जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। तो मेंडल ने जो यहाँ पे ट्रेड या फिर जो कैरेक्टर्स चूज किए थे वो किस पे प्रेजेंट थे, वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ठीक है, 4 अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, उन पे ये जो टोटल 7 कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट थे। अब इसमें से बताना है कि 5th क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अब हम एक ये टेबल यहाँ पे देखते हैं। अब इस टेबल में यहाँ पर आ जाता है कि जो इस टेबल में यहाँ पर देखो कुछ 7 यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए, जहाँ पे स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर यहाँ पर होगा। ये 7 कैरेक्टर्स थे जो बेसिकली मेंडल ने चूज किया था। यहाँ पर इनके डोमिनेटिंग फॉर्म एंड यहाँ पर आ जाता है रिसेसिव फॉर्म यहाँ पर होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये यहाँ पर लिखा है कि कौन से क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रोमोसोम पर देखो जैसे यहाँ पे जो स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट कौन से यहाँ पे 4th पे प्रेजेंट है, फ्लावर कलर 1st पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब यहाँ पे के क्रोमोसोम नंबर। अब हमारा क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे 5th जो यहाँ पर होगा, 5th नंबर पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो 5th पर यहाँ पे प्रेजेंट है पोड कलर। ठीक है, तो 5th पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, 5th पर यहाँ पे पोड कलर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पोड कलर। ठीक है, पोड कलर यहाँ पर होगा जो 5th पर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम और भी यहाँ पे कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो पोड पोजीशन यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये मेंडल ने नहीं दिया था, तो ये मेंडल के कैरेक्टर्स में नहीं आता है। ठीक है, तो पोड शेप भी मेंडल के उसमें आता है, फ्लावर कलर भी आता है, बट 5th क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट होगा वो पोड कलर यहाँ पर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, who among us the following find out the original paper of Mendel and quoted published in Flora। अब फ्लोरा एक यहाँ पे एक जर्नल यहाँ पर है, बहुत फेमस जर्नल यहाँ पर होता है फ्लोरा। ठीक है, अब जो मेंडल का काम था, मेंडल ने अपना काम कर दिया, 1865 में पब्लिश भी कर दिया, लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस नहीं किया टिल 1900 तक। और 1884 में मेंडल की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, मेंडल डाई हो गए थे वो 1884 में। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद 1900 में जो मेंडल थे 1900s में, अब 3 साइंटिस्ट आए थे, तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। और वो 3 साइंटिस्ट थे, डीवराइस, कार्ल कोरेंस एंड टिशमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे। अब इन तीनों में से भी जो साइंटिस्ट थे जिन्हें मेंडल का ओरिजिनल पेपर मिला था और उन्होंने उनकी पेपर को फ्लोरा जर्नल में पब्लिश किया था, वो यहाँ पर थे डीवराइस। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर होगा डीवराइस। अगर यहाँ पर आता कि मेंडल के काम को वो कौन से 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने रीडिस्कवर किया था, तो ये तीनों साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिश किया था फ्लोरा में, यहाँ पर जिसको ओरिजिनल पेपर मिला था वो यहाँ पे था डीवराइस। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था कि 1884 में उनकी डेथ होगी, 1900s में उनका यहाँ पे क्या हुआ, मतलब उनके वर्क को रिकॉग्निशन यहाँ पे मिली, और फिर 1902 में ही उनका पेपर पब्लिश हुआ था। ठीक है, रिकॉग्निशन होने के बाद 1902 में फ्लोरा में उनका पेपर को, मतलब फ्लोरा जर्नल में बेसिकली पब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर सब साइंटिस्ट को पता लगा था कि हाँ मेंडल ने कुछ काम किया। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलील इज द। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एलील यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो एलील, अब हम एलील टर्म बहुत यूज करते हैं। अब सिंपल सा एक चीज समझो, जब हम क्या करते हैं, हम जीन की बात करते हैं। ठीक है, जीन हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा। ठीक है, जीन हमारा यहाँ पे एनकोड करता है, एनकोड फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, ये किसके लिए कोड करेगा, एनकोड फॉर अ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर कैसे हो सकता है, अगर हम कैरेक्टर का एग्जांपल ले, कैरेक्टर का जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, जैसे जो मेंडल ने कैरेक्टर चूज किया उसका एग्जांपल यहाँ पर आया स्टेम हाइट। ठीक है, एक हाइट, एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट भी किसकी यहाँ पर होगी, स्टेम हाइट। ठीक है, अब ये जो हाइट है, हाइट यहाँ पे 2 फॉर्म में हो सकता है, जैसे मेंडल ने देखा था कि प्लांट, पी प्लांट यहाँ पे क्या हो सकता है, टोल भी हो सकता है, एंड पी प्लांट यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्वार्फ।
ड्वार्फ हो सकता है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं कि क्या हो सकता है, शॉर्ट। ठीक है, या तो शॉर्ट हाइट होगी या फिर कैसे हो सकती है, टॉल। अब देखो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर यहाँ पे हमारा है हाइट। ठीक है, अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो फॉर्म कौन से यहाँ पे, एक टॉल फॉर्म और एक यहाँ पे क्या, शॉर्ट, मतलब ड्वार्फ फॉर्म यहाँ पर है। तो अब ये जो फॉर्म हुई, मतलब किसकी फॉर्म यहाँ पर है, कैरेक्टर की फॉर्म यहाँ पर है, इसी को यहाँ पे क्या बोल दिया, ट्रेट। यही तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, ट्रेट होगी। तो कैरेक्टर क्या हुआ, कैरेक्टर मतलब जैसे हाइट, तो ट्रेट यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब टॉल एंड शॉर्ट हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेट यहाँ पर होगा। अब जब भी हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर को एनकोड करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, जीन। ठीक है, जैसे हाइट के लिए कोई जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे जब हाइट के लिए कोई जीन प्रेजेंट होगा तो अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ट्रेट के लिए जीन प्रेजेंट, ट्रेट के लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा ना यहाँ पे, जो क्या करता है, कोड यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब ट्रेट के लिए जो एनकोड करते हैं वो यहाँ पर होता है एलील। तो एलील हमारे आते हैं जो ट्रेट के लिए कोड करेंगे, और हमारा यहाँ पे जो कैरेक्टर के लिए कोड करता है वो यहाँ पर क्या होता है, जीन। ठीक है, अब एलील देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे ट्रेट को क्या बोला, ट्रेट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, या फिर वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होगा एलील, ट्रेट। तो हमारा एलील भी यहाँ पे क्या बनेगा, एलील भी यहाँ पे क्या होगी, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होगी, या फिर हम क्या बोलेंगे, वेरिएंट ऑफ जीन होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे हाइट है, हाइट के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई जीन है। अब उसमें से जो टॉल यहाँ पर है, टॉल के लिए ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, टी, कैपिटल टी। और यहाँ पे जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ के लिए जो यहाँ पे एलील है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी। ठीक है, मतलब ये वाला जो एलील है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ द प्लांट, मतलब उसके हाइट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, टॉल हाइट के लिए। एंड स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, और जब यही एलील्स आपस में पेयर में आते हैं, ठीक है, जैसे देखो एलील्स पेयर में कैसे, अगर मैं कैपिटल टी का पेयर बना दूं और एक कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर बना दूं, या फिर मैं क्या बना दूं, यहाँ पे स्मॉल टी का पेयर बना दूं, तो यही तो मेरे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, जीन। ठीक है, यही तो यहाँ पे क्या बनेंगे, जीन बनेंगे ना। तो ये जो यहाँ पे है सिंगल जो यहाँ पर होगा वो हमारा एलील है, यही एलील आपस में पेयर में आता है, पेयर अप करके यहाँ पे क्या बनाता है, जीन। और इसी से ही हमारा यहाँ पे डिसाइड होता है फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अब ये जो यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होगा, टॉल फिनोटाइप के लिए, ये भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा टॉल फिनोटाइप के लिए। रीजन, क्योंकि यहाँ पे टॉल यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एलील यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। कैपिटल टी हमारा डोमिनेटिंग एलील है, तो फिनोटाइप हमारा किससे डिसाइड होता है, डोमिनेटिंग एलील से ही डिसाइड होता है। ऐसे स्मॉल टी यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल टी हमारा यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये यहाँ पे फिनोटाइप क्या देगा, शॉर्ट फिनोटाइप यहाँ पे देगा, या फिर हाइट कैसे देगा, शॉर्ट यहाँ पे हाइट देगा, या ड्वार्फ यहाँ पे प्लांट होगा। ठीक है, तो अब ये जो जब भी हम पेयरिंग की बात करते हैं तो हमारा जीन होगा, जब हम एक सिंगल की बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, एलील। और एलील एक्चुअल में है कि जीन के ही ऑल्टरनेट फॉर्म है, मतलब ये जो जीन है, अब जीन में यहाँ पे कैपिटल टी एलील भी आ सकता है और यहाँ पे स्मॉल टी एलील भी यहाँ पर आ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो एलील हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, अगर यहाँ पे ट्रेट आता है तो ट्रेट हमारे यहाँ पे क्या बनता ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज डन व्हेन। अब इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन बेसिकली होता है हमारा जब हम स्टैमन्स को रिमूव कर देते हैं या फिर मेल पार्ट को किसी भी प्लांट से रिमूव कर देंगे तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, इमेस्कुलेशन, स्टैमन्स रिमूवल। स्टैमन को रिमूव करना इज अ इमेस्कुलेशन। अब सिंपल से एक चीज देखो, अब जैसे मेंडल है, मेंडल ने क्या चूज किया था, मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। अब पी प्लांट के एक सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर्स है, मतलब उसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। ठीक है, अब मेंडल को क्या करवाना था, मेंडल को करवानी थी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, अब मेंडल के जो प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना कि ये जो टोल प्लांट होगा यही तो होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टोल प्लांट यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि एक टोल है, इस टोल के यहाँ पे क्रॉसिंग होती है किसके साथ, शॉर्ट प्लांट के साथ। यही मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। अब ये जो टोल और शॉर्ट ये दो डिफरेंट प्लांट हो गए, अब इनके बीच में यहाँ पर क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, मतलब क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर होगा। अब ये क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियली करवाई जाती है, मतलब नेचुरल फिनोमेना नहीं है पी प्लांट में, पी प्लांट में आर्टिफिशियली करवाई जाएगी। अब आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन हम कैसे करवा सकते हैं किसी भी प्लांट में, क्या करो, वहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट पे क्या होगा, एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। एक्चुअल में होता क्या है, मेल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टैमन। स्टैमन क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। फिर वो जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर जाते हैं, जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी। तभी तो हम यहाँ पे क्या होते हैं, मेनली पोलिनेशन ये होगा, ट्रांसफर होना, फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी।
ठीक है। अब मेंडल को क्या करना है, मेंडल को टोल और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवानी है। क्रॉसिंग कैसे होगा, टोल प्लांट मतलब मेल और फीमेल डिसाइड होगा, मेल जो प्लांट होगा उसका क्या करेगा, फिर वहां से पोलन ग्रेन्स लेगा, शेड करवा देगा क्या, फीमेल पार्ट पे, किसके जैसे, सपोज यहाँ पे टोल प्लांट के लिए लिया, टोल प्लांट का यहाँ पे स्टैमन लिया, स्टैमन के वहाँ पे क्या किया, पोलन ग्रेन्स को लिया, पोलन ग्रेन से फिर वहाँ पे ड्वार्फ जो प्लांट होगा वहाँ पे क्या कर दिया, जो पोलन ग्रेन्स है उनको वहाँ पे शेडिंग करवा दी। ठीक है। अब एक चीज समझो, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो शॉर्ट प्लांट होगा, शॉर्ट प्लांट का हम फीमेल पार्ट ले रहे हैं, टोल का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोलन ग्रेन्स ले रहे हैं। अब शॉर्ट प्लांट के फीमेल पार्ट भी तो होगा ना, उसका फीमेल पार्ट भी है, तो चांसेस ये भी तो है कि शॉर्ट के पोलन ग्रेन्स ही शॉर्ट के फीमेल पार्ट पर चले जाए। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उस मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा ना, ये एंश्योर करने के लिए कि हमारा सिर्फ टोल प्लांट के ही पोलन ग्रेन्स कहाँ पर जाए, शॉर्ट प्लांट पर जाए। तो वो चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो शॉर्ट प्लांट है, अगर हम उसका फीमेल पार्ट चूज कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि उसका मेल पार्ट वहां से हट जाए, मतलब स्टैमन वहां से रिमूव हो। तो स्टैमन को रिमूव करना ही क्या होगा, इमेस्कुलेशन। तो क्रॉस जो पोलिनेशन करवाई जाती है, फिर जो क्रॉसिंग हम करते हैं दो अलग अलग प्लांट में, तो उन प्लांट में डिजायर्ड क्रॉसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका भी फीमेल कंसिडर करते हैं उसके पहले मेल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसी के प्लांट की मेल को रिमूव कर देंगे, तो स्टैमन को रिमूव करेंगे। अब स्टैमन को रिमूव भी दो कंडीशन में कर सकता है, या तो मैच्योर स्टैमन को रिमूव कर दो या इमेच्योर स्टैमन को रिमूव कर दो। मैच्योर स्टैमन का मतलब क्या हुआ कि उसमें पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, अब वो रेडी है क्या करने में, डाइसेंस होने में, फटने के लिए रेडी है, पोलन ग्रेन्स रिलीज करने के लिए रेडी, मैच्योर हो चुके हैं। अब एक यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसा होगा, स्टैमन ऐसा होगा कि जो इमेच्योर है, इमेच्योर मतलब अभी पोलन ग्रेन्स वहाँ पे बने नहीं है। अब एक चीज समझो, अगर हम मैच्योर पोलन ग्रेन में ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स रेडी है, वो कभी भी रिलीज हो सकता है कि रिलीज हो भी जाए, तब कोई फायदा नहीं होगा ना वहाँ पे स्टैमन को रिमूव करने का। स्टैमन को रिमूव करने का फायदा तब भी उसकी इमेच्योर कंडीशन में हटा दो, जिससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि जब इमेच्योर फॉर्म में पोलन ग्रेन्स को या फिर स्टैमन को वहाँ से रिलीज कर दिया, रिमूव हो गए, तो अब हमारा सिर्फ वहाँ पे फीमेल पार्ट बचेगा, और उस फीमेल पार्ट में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अब अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन तो होगी, इमेस्कुलेशन स्टैमन तो है, यहाँ पे स्टैमन की रिमूवल तो है, बट स्टैमन को भी यहाँ पे कब रिमूव किया जाता है, जब वो अपने इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मैच्योर फॉर्म में तो वो ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देंगे, तब कोई बेनिफिट नहीं होगा वहाँ पे स्टैमन्स को वहाँ से रिमूव करने का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, स्टैमन्स आर इमेच्योर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सम टोटल ऑफ जीन्स विथ ऑल दिस एलील at any time in a unit of evolution is called। अब इसको समझना, अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सम टोटल ऑफ जीन्स। सम टोटल ऑफ जीन्स का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ए जीन ले लिया, बी जीन ले लिया, फिर सी जीन लिया, फिर डी जीन लिया, ई जीन लिया। ठीक है, ये यहाँ पे इन सब का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए यहाँ पे प्लस में सबका प्लस, ए प्लस सी प्लस डी, सी सम टोटल ऑफ जीन्स। सम टोटल ऑफ जीन विथ ऑल दीज एलील्स, मतलब जैसे ए जीन का यहाँ पे एलील क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर बी का एलील यहाँ पर होगा कैपिटल बी, फिर यहाँ पर क्या होगा स्मॉल बी, फिर सी का एलील क्या है, कैपिटल सी, स्मॉल सी यहाँ पर है, डी के भी यहाँ पे एलील प्रेजेंट होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड ई का भी एलील प्रेजेंट है यहाँ पे, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई, और कर दिया इन सब का सम। ठीक है, कर दे इन सब का सम। अब ये बताना है, ये तो हो गया हमारे यहाँ तक मीनिंग क्या कि सम टोटल ऑफ जीन्स विद ऑल दिस एलील, ये जीन प्लस में इनके एलील्स, इन सब का टोटल। ठीक है, इन सब का टोटल यहाँ पर होगा एट एनी टाइम इन अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। अब एक चीज समझना, जब भी हम यहाँ पे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवोल्यूशन यहाँ पर होगा यूनिट ऑफ, अब जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन हमारा किस में होगा, हम किसी भी एक पॉपुलेशन लेवल की स्टडी करें तभी तो हम एवोल्यूशन बता पाएंगे ना। ठीक है, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन एट एनी टाइम इन अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब हम एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं और उस पॉपुलेशन में हम एवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वो पॉपुलेशन चेंज कर रही है, क्या पैटर्न वहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी एवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम एक मास लेवल पे देखें किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी एक स्पीशीज में, जो हमें मास लेवल पर एवोल्यूशन देखने को मिलता है ना, वो हमें पॉपुलेशन लेवल पर ही देखने को मिलता है।
पॉपुलेशन लेवल पर ही कुछ मेजर चेंज आएगा, तब हम क्या बोलते हैं कि पूरी की पूरी स्पीशीज इवोल्व होगी, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर जो चेंजेस आता है वो हम उसको लार्ज लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, लार्ज लेवल पर हमें दिखेगा नहीं वो, ठीक है। सिंपल सा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो पूरा, सपोज वहाँ पे कोई 100 ऑर्गेनिज्म वहाँ पर है, ठीक है, सिंपल से इसको ऐसे समझो, 100 ऑर्गेनिज्म है, 100 में से हुआ क्या कि जो 90 इंडिविजुअल्स हैं, 90 इंडिविजुअल्स में कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिला, तो तभी तो हमें पता लगेगा कि इस पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। अगर सपोज यहाँ पे कुछ 10 या 5 इंडिविजुअल्स में कुछ भी चेंज आया, एवोल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर भी हो रहा है, यहाँ पर जो चेंज होगा बट वो हमें लार्ज स्केल पे नहीं देखने को मिलेगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी की पूरी स्पीशीज है ये इवोल्व कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम जीन्स की स्टडी करते हैं ना, जीन्स की स्टडी हमें अलग अलग लेवल पे होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता, अगर हम एक इंडिविजुअल में जीन्स की स्टडी करते या फिर हम एक इंडिविजुअल में क्या बोलते कि इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टोटल जीन, जैसे सपोज एक सेल के अंदर जितने जीन प्रेजेंट है, जैसे मैंने एक ये सेल बनाया, इस सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, तो इनका जब सम होगा, जब एक 1 सेल की बात होगी, 1 इंडिविजुअल की बात होती है, 1 सेल 1 इंडिविजुअल, तो यहाँ पे ये टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं जीनोम। वो क्या होता है, जीनोम, जैसे सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ह्यूमन के एक सेल में जितना डीएनए प्रेजेंट था उस सबको सीक्वेंस कर दे, उसका ऑर्डर बता दे कि जीन्स वहाँ पे कैसे अरेंज है, ठीक है। तो जीनोम जब भी हम बात करें, जीनोम हमारा एक सेल में बात होगा, एक सेल में कितने नंबर ऑफ जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट है, सम टोटल ऑफ जीन। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ तो मेंशन नहीं किया ना कि इंडिविजुअल की बात करें या फिर पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन करते हैं एट एनी टाइम इन अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। जब भी यूनिट ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन लेवल पर जब हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अब पॉपुलेशन लेवल पर जितने भी सम टोटल ऑफ जीन्स होंगे वो जीनोम नहीं होता है। पॉपुलेशन लेवल पर हमारा जीनोम नहीं होता, जीनोम हमारा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। पॉपुलेशन लेवल पर जो सम टोटल ऑफ जीन्स होता है वो हमारा होता है जीन पूल। तो जीन पूल होता है जब भी हम एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, जितने भी एलील्स प्रेजेंट है, सबको टोटल कर देंगे तो वो हमारा बनता है जीन पूल। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या होगा, जीन पूल यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है करके, यहाँ पर सिंपल से लिखा होता है सम टोटल ऑफ जीन्स विद ऑल दिस एलील्स इन अ इंडिविजुअल, ठीक है। इन एन इंडिविजुअल अगर होता तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, जीनोम, ठीक है। अब जीनोटाइप भी नहीं हो सकता है, जीनोटाइप तो मेंडल ने बताया था कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप यहाँ पर हुआ। तो जीनोटाइप कभी भी सम टोटल ऑफ जीन्स विद ऑल दीज एलील से नहीं होता। जीनोटाइप तो जैसे एक ही जीनोटाइप हमारा बन सकता है, तो ये तो एलील का कॉम्बिनेशन होगा, वो भी सिर्फ एक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ही कैरेक्टर के जो एलील्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी, तो ये हमारे जीनोटाइप बनेंगे। ये जीनोटाइप है जिसमें सिर्फ पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे सम टोटल ऑफ जीन्स पूछा था, तो जीनोटाइप नहीं होगा। जीन लाइब्रेरी जो होता है, जीन लाइब्रेरी हम बनाते हैं, ये भी आर्टिफिशियली डिजाइन की जाती है। जैसे क्या सिंपल सा एक जीन है, उसको जैसे बुक्स लाइब्रेरी होती है, बुक्स लाइब्रेरी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बुक्स प्रेजेंट होती है ना, तो एक लाइब्रेरी कंसिस्ट होती है। ऐसे जीन की भी लाइब्रेरी होती है जिसमें अलग अलग जीन्स को जो हमने स्टडी करते हैं, फिर जो डिसाइड होता है उन सबकी एक लाइब्रेरी बना के रख देता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जीन की भी लाइब्रेरी बनती है, या फिर पूरे जितने भी जीन्स, पूरे क्रोमोसोम की भी लाइब्रेरी बनती है। तो लाइब्रेरी को भी, मतलब ये भी हमारा टोटल पॉपुलेशन लेवल पर नहीं होता है, ये भी एक इंडिविजुअल लेवल पर है कि इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर टारगेट डीएनए है, उस टारगेट डीएनए का हम क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी बना के रख रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जीन लाइब्रेरी यहाँ पर होगा, सॉरी जीन पूल यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन में पूछा तो जीन पूल यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस की थी मेंडल ने क्या किया था, देखो जैसे यहाँ पे ये है मेल प्लांट, ठीक है, ये मेल का सिंबल यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या किया, ये क्रॉसिंग यहाँ पे, इसको मैं इधर लिखती हूँ। एक यहाँ पे क्या किया, मेल प्लांट लिया, एक यहाँ पे क्या किया, फीमेल प्लांट यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई। अब जो मेल प्लांट यहाँ पे लिया वो क्या लिया, यहाँ पे टोल, एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे क्या लिया, शोट, ठीक है। जैसे मेंडल ने जो क्रॉस किया था वो यहाँ पर है, टोल एंड शोट। अब क्या किया, अब इनके अगर हम इस चीज़ को रिवर्स करते, रिवर्स मतलब क्या किया, अपोजिट क्या किया कि पहले यहाँ पे मेल प्लांट क्या लिया, टोल, अब यहाँ पे क्या लिया कि जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट को यहाँ पे ले लिया शोट, ठीक है, इसकी क्रॉसिंग करवा दी। अब ये जो फीमेल प्लांट यहाँ पे क्या ले लिया, टोल। तो अब देखो दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट कर दिया कि पहले जो फीमेल प्लांट थी अब वो मेल ले लियो, जो पहले मेल प्लांट था वो फीमेल हो गया।
तो इस टाइप के जो क्रोसेस होते हैं उन्हें रेसिप्रोकल क्रोसेस बोला जाता है। तो मेंडल ने अपनी जो भी मतलब क्रोसेस की थी उन्होंने रेसिप्रोकल क्रोस को भी इंक्लूड किया था ये देखने के लिए कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स बेसिकली किसी सेक्स क्रोमोसोम स्पेसिफिक कैरेक्टर तो नहीं है, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई फीमेल के स्पेसिफिक कैरेक्टर है या फिर अगर हम कैरेक्टर चेंज करने से आगे हमारी रेशो सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो उस चीज़ को देखने के लिए मेंडल ने यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रोसेस की थी। तो अब रेसिप्रोकल क्रोसेस में देखो यहाँ पे क्या होगा, pollen grains from one variety deposited on the stigma ऑफ द कंट्रास्टिंग वेराइटी। जैसे टोल से शॉर्ट पे यहाँ पे pollen grain क्या करती है, रिवर्स करती है, एंड वाइस वर्सा में क्या मतलब यहाँ पे शॉर्ट के pollen grains पे टोल पर डिपॉजिट किए जा सकते हैं, टोल के pollen grains पे यहाँ पे क्या किया जा सकता है, शॉर्ट पर डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोसेस। और ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। सो राइट आंसर इसका यहाँ पर होगा ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है ब्रिज बिटवीन टू जनरेशंस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली इन हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी होता है प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये बताना है कि जो दो जनरेशन है, दो जनरेशन का मतलब ये है कि जैसे एक पेरेंटल, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी फर्स्ट जनरेशन आ जाती है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब है जैसे ऑफस्प्रिंग्स जो यहाँ पर आता है फर्स्ट जनरेशन। अब इन दोनों के बीच में ब्रिज क्या है, मतलब किसके थ्रू पेरेंट्स से आगे जो फर्स्ट जनरेशन हैं कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताने कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनके बीच का ब्रिज क्या है, किसके थ्रू यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्चुअल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और दोनों जो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी हेरिडिटी। ठीक है, ब्रिज यहाँ पे बताना दोनों जनरेशन का, दोनों का इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब इक्वली कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, जब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे पेरेंट 1 होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे पेरेंट 2। अब पेरेंट 1 से यहाँ पर क्या आ रहा है, पेरेंट 1 जैसे यहाँ पे मेल है तो मतलब मेल गैमेट यहाँ पर आएंगे, स्पर्म यहाँ पर होगा। ऐसे ही पेरेंट 2 से यहाँ पर क्या आता है, एग यहाँ पर होगा फीमेल। अब जब दोनों के क्रोमोसोम होंगे, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूट करता है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म से आता है, इक्वल नंबर ऑफ एग्स आता है, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, एंड जाइगोट में फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग वो यहाँ पे क्या आता है, स्पर्म एंड एग यहाँ पर होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स तो हेरिडिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, सोमैटिक सेल्स में हेरिडिटी होती ही नहीं है। क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है, क्रोमोसोम बेस्ड ट्रांसफर होता है, बट इक्वली क्या होगा, क्रोमोसोम इक्वली मतलब कहाँ से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आता है, स्पर्म एंड एग से यहाँ पर आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म एंड एग। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रैक्टिस शीट का, वो है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। मतलब इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो डोमिनेंस शो करता है। अब अभी हमने जो एक स्लाइड की थी वहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या था। ठीक है, अगर लास्ट स्लाइड पर चले तो उसमें हाँ देखो ये रहा, ये हमने क्या था, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसमें स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, ठीक है, ये कैरेक्टर्स थे। टोल, वॉयलेट, एक्सेल, इनफ्लैटेड, ग्रीन, राउंड एंड येलो, ये सब हमारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ये सब रिसेसिव। बस ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर डोमिनेंस को शो करता है। तो डोमिनेंस को टर्मिनल पोजिशन ऑफ फ्लावर हमारी किसमें आती है, रिसेसिव में, क्योंकि एक्सेल पोजीशन यहाँ पे डोमिनेटिंग होता है। ग्रीन कलर इन सीड कुड भी रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि येलो कलर जो होता है यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। रिंकल्ड सीड भी यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि राउंड सीड हमारे डोमिनेटिंग होते हैं। ग्रीन पॉड कलर यहाँ पे कैसा आता है, डोमिनेंट आता है, और येलो पॉड कलर हमारा क्या शो करता है, रिसेसिव शो करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन पॉड कलर यहाँ पर होगा। सो ये हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस शीट 1 थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके ऑल डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।